Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing the chapter Human Health and Diseases, and in this chapter we have completed the immunity part. We have completed AIDS, HIV, viruses and all. We have talked about the prevention, the treatment, the mechanism of the HIV blending. You can say the interconnection of genetic material and all that stuff. Now we are going to start with the cancer. Cancer क्या है? क्या कोई बीमारी है? क्या कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है? हम लोग कहते हैं व्हाट्सएप पे लास्ट टाइम मेरे को कोई मैसेज कर रहा था कि नहीं, कैंसर कोक के बॉटल में कैंसर के कीटाणु आ गए, तो ऐसी ऐसी बातें कि फ्रूटी के अंदर ब्लड था और उसमें कैंसर का कुछ आ गया. सो व्हाट यू मीन बाय द कैंसर थिंग? हम लोगों ने 11th क्लास में भी आप लोगों ने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा होगा. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैंसर, या आपने अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्सिनोजन सेल्स के बारे में, जिसको कार्सिनोजेनिक नेचर कहते हैं, कार्सिनोजेनिक सेल्स के बारे में. सो अगर मैं बात करूं कार्सिनोजेनिक की, सो व्हाट इज द कार्सिनोजेनिक? कार्सिनोजेनिक का क्या कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है जो हम लोगों को बाहर से कैच होता है और हम लोगों को कैंसर हो जाता है? तो अगर मैं सिंपल वे में और कंफ्यूजिंग वे में आपको ना कंफ्यूज करके बात करूं तो बच्चे, कैंसर किसी कोई इन्फेक्शन नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रही हूं कि कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया आपकी बॉडी में. ये है एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन एंड द ग्रोथ ऑफ सेल्स. क्या बोला मैंने बोला एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन एंड द ग्रोथ ऑफ सेल्स. अब अगर मैंने कैंसर्स की बात की तो कैंसर में मैंने और थोड़ा बोला इसमें हम लोगों ने क्या बोला बच्चा? इसमें मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल, अब इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग, ठीक है. अब हम लोगों ने 11th क्लास में हम लोगों ने चैप्टर्स करे थे, सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीजन करा था. उन चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने, अगर मैंने सेल डिविजन्स की बात करूं तो हम लोगों ने करा था कि कैसे सेल डिवाइड करता है. समझ में आ रही है? कैसे सेल डिवाइड करता है, दैट मीन्स हाउ सेल डिवाइड्स. तो उसमें हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी कि 24 घंटे में सेल एक बार डिवाइड करता है, जिसमें मैक्सिमम 2 फेजेस होते हैं. एक मेटाफेज होता है, एम फेज होता है, एक इंटरफेज होता है. इंटरफेज में बच्चे क्या होता है, जो सेल होता है वो डिवाइड करने के लिए तैयार हो रहा होता है, खुद को तैयार कर रहा होता है. खुद को तैयार कैसे कर रहा होता है? उसका प्लोरिफरेशन कर रहा होता है, उसको प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन उस टाइम पे हो रहा होता है. एंड वंस द मेटाफेज स्टार्टेड, अराउंड 1 घंटे का पीरियड होता है सेल का, जब डिवीजन का पीरियड होता है. और जब ये पीरियड होता है तब सेल 1 घंटे के अंदर अंदर डिवाइड कर लेता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, राइट. तो इसमें मैं क्या बता रही हूं, इसमें मैं अब ये डिवाइड की कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जितने क्रोमोसोम्स हैं उनका डिवीजन होता है. पहले वो गांठ खुलती हैं, फिर वो अलग अलग यूनिफॉर्मली, जो रेप्लिकेटेड है, जो नॉन रेप्लिकेटेड है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, अलग अलग न्यूक्लियस बनते हैं. ऐसे सेल डिवाइड होता है, ठीक है. ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर सेल अपनी ये डिफरेंशिएबिलिटी खो दे कि उसको डिवाइड कैसे करना है, कितनी बार करना है, कितनी ज्यादा करना है, कितने अमाउंट में करना है, और सारे सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर जाए. अब हम लोगों को एक ये चीज है कि हमारी बॉडी में सारे सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है. कुछ सेल्स हैव द टेंडेंसी टू डिवाइड, रेस्ट ऑल सेल्स कैन नॉट डिवाइड बाय इट्स ओन सेल्स. आफ्टर अ स्पेसिफिक मैच्योरेशन, आफ्टर अ स्पेसिफिक specialization they have attained, they stop dividing, and you can say a specific group of cells, you can call them mesenchymal cells, they have the tendency to divide. Rest, no cells have that capability to do divides by its own. ऐसा है कि आपके स्टमक के सेल्स अभी भी डिवाइड होते चले जा रहे हैं. अगर कोई जरूरत नहीं है तो वो सेल डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अब वो स्पेशलाइज हो चुका है, ठीक है. ड्यू टू सर्टेन रीजन
सर्टेन रीजंस का मतलब क्या है? सर्टेन रीजंस का मतलब क्या है कि धूप आ रही है, यूवी रेज होती हैं धूप में। हम लोगों ने, मैं एक छोटी सी बात से स्टार्ट करती हूँ। धूप आ रही है, धूप में सेल्स है, मेरे सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। उस धूप की वजह से, उस धूप की जानलेवा किरणों की वजह से मेरा वो जो सेल का शेप था वो खराब हो गया। अब मैंने एक सेल को एक शिक्षा दी थी। वो शिक्षा क्या दी थी मैंने अपने एक सेल को, कि उसको एक बार में डिवाइड करना है। लेकिन किसी ने मेरे उस स्टूडेंट को भड़का दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अपने स्टूडेंट को शिक्षा दी गन कैसे चलाते हैं, ठीक है। किसी ने उसका गलत यूज किया, अब वो शिक्षा मेरे खिलाफ हो गई, मुझे मारने लग गया वो। बिल्कुल इसी बात को पकड़ेंगे कि मेरे सेल्स को डिवाइड करना आता है, ठीक है। और अगर वो स्पेशलाइज या मैच्योर हो गए हैं तब वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी का सिंपल वे में। मगर किन्हीं चीजों के कारण, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जिनके कारण वो अपना ये सूझबूझ और विवेक, लाइक कॉमन सेंस, खो दें। कॉमन सेंस खोने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, सूरज की किरणें पड़ी, मेरे को इधर किरणें पड़ी, यहाँ पे मेरे कुछ सेल्स थे जो डिवाइड कर सकते हैं, या ये स्पेशलाइज सेल्स थे। उन्होंने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। उस स्ट्रक्चर चेंज करने को क्या कह सकती हूँ? मेटाप्लेशिया, ठीक है। मेटाप्लेशिया का या नियोप्लेशिया का मतलब क्या हो जाता है कि उन सेल्स ने अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, शेप चेंज कर लिया। अब अगर उन्होंने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया तो अपनी आदतें भी चेंज कर ली। दैट मीन्स कि अब अगर वो एक बार डिवाइड कर रहे थे दिन में, तो अब वो बार करेंगे 100 बार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अब ये जो सेल है मेरा, ये वाला, मेटाप्लेशिया की वजह से, जिसको मेटाप्लेशिया का मतलब होता है कि उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, उन्होंने शेप चेंज कर लिया। और अगर उन्होंने शेप चेंज कर लिया, उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, तो अब ये जो सेल एक बार डिवाइड कर रहा था, अब ये सेल 100 बार डिवाइड करेगा। और अगर ये सेल 100 बार डिवाइड करेगा तो बाकी सारे सेल्स क्या करेंगे? खत्म हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हमारा मेटाबॉलिज्म इतना होता कि हमारे बॉडी के सारे सेल्स हम आज भी डिवाइड हो रहे होते तो हम फट नहीं जाते। अब वो सारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, इतना बड़ा सा गांठ बन गया, जिसको मैं उन छोटी स्टेजेस को हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। ट्यूमरस स्टेज कह सकते हैं, ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। मैं कह सकती हूँ फाइब्रॉइड हो गया, गांठ बन गई, गोला बन गया, इतना ज्यादा मांस का लोथड़ा बन गया, ठीक है। फिर मैं उसको कह सकती हूँ बहुत सारी चीजें बन गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर इतना ज्यादा मधुमक्खी का छत्ता बहुत भारी हो गया, ठीक है, 100 किलो का हो गया मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमें पता कैसे चलता है वो मधुमक्खी का छत्ता है? उसमें से धीरे धीरे शहद टपक रहा होता है, कुछ कण गिर रहे होते हैं। तो अब ऐसे ही कुछ शहद और कण उस मांस के लोथड़े में से भी गिरने लग जाते हैं। और वो जो गिरने लग जाते हैं, अब वो क्या करते हैं? अब आ जाती है 2 तरीके के ट्यूमर की बात, या 2 तरीके के कैंसर की बात। एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। अब बेनाइन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इतना बड़ा मांस का लोथड़ा हो गया, हैवी हो गया, संभल नहीं रहा। अब वो जो टूट के गिरने लगा, ठीक है, टूट के मतलब ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ठीक है, दूसरे सेल में कहीं ब्लड स्ट्रीम में जरा, कहीं जाके फिर रुक गया, फिर जाके कहीं रुक गया, फिर जाके कहीं रुक गया, फिर जाके कहीं रुक गया, ऐसे। अब वो जहां पे भी जाके रुका, 2 तरीके से अब वो रह सकता है। या तो वो कहीं और ज्यादा वहां जहां पे भी जाके रुका वो डिवाइड ना करे, वैसा का वैसा मांस के लोथड़े में चुपचाप वैसा ही रह जाए। लेकिन अगर वो जो मांस का लोथड़ा गिरा, अब वो एक एक्ट करेंगे दोबारा कार्सिनोजेनिक वे में, और जहां जहां पे भी रुकते जाएंगे वहां पे भी सेल की प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देंगे, डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि हाथ में कैंसर था, अब मेरे पूरे शरीर में कैंसर फैलता जा रहा है।
मतलब मेरे पूरे शरीर में ये मेटाप्लेशिक कंडीशंस पे न्यू ग्रोथ होता जा रहा है, विच इज अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स। दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में एक कैंसर मोटा हुआ, बहुत मांस का लोथड़ा बना, धीरे 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 फॉर एग्जाम्पल यहां हो गया। अब यहां होके वो क्या हुआ, उसने कोई ग्रोथ नहीं करा, खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ब्लॉकेज हो गई, क्या होगा, मैं ट्रीटमेंट क्या करूंगी, या इन सेल्स को मार दूंगी, इस सेल्स को मार दूंगी, खत्म। जहां जहां पे भी मेरा ब्लॉकेज हो रहा होगा मैं उसको मार दूंगी। इजीली भी कंट्रोलेबल है एक कैंसर का ट्रीटमेंट। मगर इसको कह दूंगी बेनाइन कैंसर स्टेज। मगर यहां पे कैंसर था, धीरे 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 यहां रुका, यहां रुका, यहां रुका, यहां रुका, यहां रुका, जहां जहां पे भी रुका वहां वहां पे उसने और ग्रोथ स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स एक हाथ का कैंसर मेरे पूरे बॉडी में फैल गया। इस कैंसर स्टेज को या इस कंडीशन को मैलिग्नाइन टाइप ऑफ ट्यूमर कहते हैं, विच आर ऑफ टू टाइप, बेनाइन एंड मैलिग्नाइन। आप खुद ही सोचो कि एक यहां से सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गया था और वो आपके पूरे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, या यहां से सेल प्रोलिफरेशन हो रहा था वो चलता 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 पूरे बॉडी को वो कर रहा है, तो कितना ज्यादा गलत होगा। बाकी सारे ऑर्गन टिश्यूज की डिसफंक्शनिंग तो होगी होगी, और पूरे बॉडी में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी विच इज अनकंट्रोलेबल। लाइक सो दिस इज द कैंसर विच कैन बी ड्यू टू एनी, वो उन सारी खतरनाक चीजों से, चाहे वो कोई केमिकल हो गया, चाहे वो यूवी रेज हो गई, जिससे आपके सेल्स अपना शेप बदल सकते हैं, जिससे आपके सेल्स अपना शेप और स्ट्रक्चर बदल के अपनी कैपेबिलिटी खो सकते हैं टू डिवाइड, टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए फिर ड्रग्स भी चलती हैं, फिर उसके लिए बहुत सारे कैंसर के स्टेजेस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैलिग्नाइंट की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरा ट्यूमर हो गया, यहां से उसने प्लोरिफरेशन ऑफ सेल्स हो गया, ठीक है, और अगर यहीं पे कैंसर डिटेक्ट हो गया तो मैं यहाँ पे कीमोथेरेपी करूंगी उस सेल्स को, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को जो जिस सेल ने, जिसका शेप चेंज हुआ था जिस सेल का, और जो ग्रोथ करे जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट क्या है, उस सेल को मार दो, खत्म कर दो। यही ट्रीटमेंट हुआ ना, कि जिस सेल ने अपना शेप चेंज किया और उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, अनकंट्रोलेबल तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, आप उस सेल को ही खत्म कर दो। लेकिन पता तो जब तक चलता है जब तक वो सेल बहुत कुछ राड़ा मचा चुका होता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने सेल ने ग्रोथ किया और यहाँ पे बहुत बड़ा सा लोथड़ा बन गया। अब हमें पता चल गया, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, ठीक है, पता चल गया, तो हम लोग अपना ट्रीटमेंट फटाफट स्टार्ट करेंगे। और फटाफट ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी कुछ नहीं होता बेटे, एक रूम होता है, उसमें एक्सरेज केमिकल्स दिए जाते हैं ताकि वो एरिया, उस सेल्स के एरिया को जला दिया जाए पूरा कंप्लीट। एक अगर बंजर जमीन में आग लगी हुई है, ठीक है, तो उस आग को फैलने नहीं दोगे, वहीं पे बुझा दोगे। तो बस यहाँ पे उस सेल को खत्म करना टारगेट होता है, ठीक है। जहां जहां पे भी कैंसर फैल रहा है आप उसको उस एरिया को खत्म कर दो, बर्न आउट कर दो। बहुत दर्द होता है इसमें, बहुत सारे रिएक्शंस भी होते हैं, बाल झड़ जाए, जो भी हम लोग देखते हैं मूवीज वगैरह में, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैंने उसको कर दिया, मेरा कैंसर खत्म हो गया। ड्रग्स खाई, फिर बहुत सारा ट्रीटमेंट चला, बहुत सारा मैंने दवाइयां वगैरह खाई, इलाज वगैरह किया, मेरा ट्रीटमेंट। अब ऐसा नहीं हुआ, अब वो यहाँ पे पहले कैंसर था, अब बेनाइन की चलो एग्जांपल ले लेते हैं। बेनाइन का कैंसर यहाँ हो गया, मेरा कान में रुक गया। बेनाइन का कैंसर मेरा यहाँ हो गया, यहाँ रुक गया, गला रुक गया, यहाँ हो गया, यहाँ पे हार्ट रुक गया, इमीडिएट। अब आप कितना, अब ये है सेकेंड और थर्ड स्टेज कैंसर, इसमें बेनाइन ही है। बेनाइन इतना डेंजरस नहीं होता, क्योंकि आप पहले यहाँ पे कीमोथेरेपी लोगे, यहाँ पे कीमोथेरेपी लोगे, यहाँ पे कीमोथेरेपी लोगे, यहाँ पे आप सारे एरिया को जला दोगे, क्योंकि बस एक ही बार वो जहां पे भी प्लोरिफरेशन, पहले आपने यहाँ जला दिया, और फॉर एग्जाम्पल 10 रीजन्स है जहां पे रुका हुआ है जो कि ब्लॉकेज का कारण बन सकता है, आपने उनको जला दिया, तो ये आपने कैंसर को कर्ब कर लिया। सेकेंड और थर्ड स्टेज क्यों कह दिया, क्योंकि इंटेंसिटी आपकी बढ़ गई कि यहां से कैंसर यहां हो गया, यहां हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल वो यहां हो रहा है, तो ये नहीं कि यहां पे भी बढ़े जा रहा है, यहां पे भी बढ़े जा रहा है, यहां पे भी बढ़े जा रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया तक ही बढ़ रहा है, बस वो ऊपर से गिर के आ रहा है। तो सबसे पहले आपने ऊपर कर दिया, फिर अलग अलग एरिया को खत्म कर दिया। ये तो होगी बेनाइन की बात, ये हो गया सेकेंड एंड थर्ड स्टेज कैंसर। फोर्थ स्टेज इतना बेनाइन में नहीं आते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मैलिग्नेंट की,
तो मैलिग्नेंट ने यहां से तो बढ़ ही रहा है, यहां रुका, यहां पे भी बढ़ना स्टार्ट कर गया, फिर यहाँ के जो मांस का लोथड़ा है वो भी टपकेगा धीरे धीरे, तो वो यहाँ पे अटक जाएगा। अब यहां से यहाँ अटक गया, ऊपर वाला भी गिर रहा है। दैट मीन्स कितना मुश्किल है ऐसे कैंसर को रोकना। और जब ये अटक रहा है, ये कैंसर बहुत क्विक फैलता है। आप खुद सोचो, यहां से एक चीज चलनी स्टार्ट हुई, यहाँ पे अटकी, यहाँ पे फैलनी स्टार्ट हुई, वो चीज नीचे गिर रही है, और यहां से भी वो चीज सेल्स का मास का लोथड़ा बॉडी में धीरे 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 विद इन डेज, विद इन मंथ फैलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 6 months ऐसे फैलता है। एंड जब तक यू केम टू नो दैट इतना ज्यादा फैल चुका होता है, अब आप फॉर एग्जाम्पल इसको कब करोगे, इसको जला दोगे, फिर इसको जलाओगे, फिर इसको जलाओगे, किस किस को जलाओगे। और वो अगर फोर्थ लास्ट स्टेज कैंसर, थर्ड स्टेज कैंसर का मतलब होता है पूरी बॉडी में सेल्स की अब ये हालत है कि सारे एक्स्ट्रा अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स करने पे स्टार्ट चालू हो गए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर सारे अनकंट्रोलेबल, सारे दुश्मन बन जाएंगे तो ट्रीटमेंट क्या फिर आप यूज करोगे? सो दैट्स व्हाई द मैलिग्नेंट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द डिजास्टरस कैंसर। कि अगर एक, जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, दिस इज द मैलिग्नेंट केस ऑफ कैंसर। और बेनाइन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अब मम्मा आपके पापा एक कहावत भी देते होंगे, बाकी दुनिया कुछ भी करे, तुम लोग ठीक हो, तुम लोग अगर अपना पढ़ाई ढंग से कर रहे हो, सो डजंट मैटर कि वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, डजंट मैटर, वो तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता। एक होता है ऐसा। इंटेलिजेंट बच्चे ये सोचते हैं कि बाकी कुछ भी करे, आई एम इन माई ओन बिजनेस, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू क्रैक AIPMT, आई हैव टू क्रैक नीट, आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। एक होता है नहीं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाना कि अच्छा वो लोग कैंटीन में खड़े हैं, वो लोग इधर हैं, वो लोग वो कर रहे हैं, वो लोग वो कर रहे हैं, सो वी आर बिहाइंड देम ओनली, राइट। हम लोग उनके पीछे पीछे, वो काम से पढ़ाई बाद में कर लेंगे, राइट। दैट वो आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, मतलब एक मछली ने पूरे तालाब को खराब कर दिया। सो इट इज अ मैलिग्नेंट केस। एंड बेनाइन केस, नो, डजंट मैटर, कहीं पे भी हो, ठीक है, हर्डल्स आएंगी, उन हर्डल्स को क्रॉस करके। तो बेनाइन इज इज नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड वन लाइक अ कैंसर। अब कैंसर में अगर मैं बात करूं, कैंसर्स की अगर मैं बात करूं, कैंसर की कैसे इसको क्यूर होता है बहुत जगह का तो इस डेफिनेशन को, इस सेल्स के, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं, जिसको मेटाप्लेशिया भी कहते हैं। मेटाप्लेशिया का मतलब होता है डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स जो कि चेंज हो जाती हैं ड्यू टू मेनी ऑफ द फैक्टर्स। यूवी रेज हो गई, कोई ड्रग रिएक्शन हो गया, कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, या एल सेल्स। उसके बाद इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को आप मेटास्टेसिस कह सकते हैं, ठीक है। आपका एनसीईआरटी यही सब बातें मेलाइन ट्यूमर्स, कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस के बारे में बता रहा है। इसमें आपको ग्रोथ के बारे में और बताया जा रहा है। कॉजेज ऑफ कैंसर आर द कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब ये होता है वो एक सेल्स जो कि अनकंट्रोलेबल बर्बाद करने पर तुल चुका है। कार्सिनोजन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, एक यूवी रेज गिरी, मेरा ये वाला सेल का स्ट्रक्चर खराब हो गया, अभी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ कर दिया। अब मेलाइन है या बिनाइन है, जिसमें भी है, कर तो खराब ही रहा है ना, तो वो एक कार्सिनोजन, एक कीटाणु के स्ट्रक्चर में खुद बन गया है, ठीक है, उस चीज को कार्सिनोजन कह देंगे। अब ये वायरसेस के इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, माइक्रोबियल के इन्फेक्शंस की वजह से भी सेल्स इन्फ्लेमेशन प्रोवाइड करके अपना कैपेबिलिटीज खो सकते हैं, ठीक है। ऑन्कोनोजेंस का मतलब क्या होता है, प्रोटो ऑन्कोनोजेंस की जीन्स की स्टेज होती हैं जो कि ये एक सेल्स में ब्लेंड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा मैंने वैसे आपको बता दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी का थोड़ा सा कंसाइज करके कर दूं कि ठीक है, कैंसर causing viruses called oncogenic viruses. These viruses have
genes have genes, these viruses have genes जिनको बोलते हैं called viral oncogenes। इनको, इन वायरल ऑन्कोजोन्स को सेल्यूलर ऑन्कोजोन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेल्स पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जीन्स होते हैं जिन्हें प्रोटो ऑन्कोजेंस कहते हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज में एक सेल को मेटास्टेसिस के पोजीशन पे लेके जाने के लिए होता है, जिनको सी ओन्क के नाम से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज कि इनके जीन्स को ये कहते हैं, वो कैसे। सो दिस इज ऑल इन योर एनसीईआरटी, से ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की बात की जाए तो एक होती है बायोप्सी, ठीक है, एक होता है हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, इससे भी दैट्स हाउ यू कैन डिटेक्ट इट। बायोप्सी भी वही होता है कि एक सेल का सैंपल लिया और उसका एक मांस का टुकड़ा लिया, जहां पे भी तकलीफ है, गांठ के प्रॉब्लम सिम्टम्स हैं, वो कार्सिनोजेनिक कैंसरस है या नहीं, मतलब वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं, फिर आप उसको पता करते हैं, या वो किस वजह से हो रखा है वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजिकल स्टडीज, रेडियोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फुल फॉर्म है, वाइवा में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एक्सरेज हो गया, सीटी हो गया, कंप्यूटेड टोनोग्राफी। टोनोग्राफी का मतलब होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, और 3D अल्ट्रासाउंड्स भी हो सकते हैं फाइब्रॉइड वगैरह को बताने के लिए। ठीक है, MRI एंड दिस। ठीक है, और ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बस यही है, आपको इतने मेन नहीं बता रखे, योर लेवल इज नॉट दैट मच। और ये होता है इन द डिटेक्शन ऑफ वायरस एट अर्ली स्टेजेस, फिर तो बायोप्सी की जाती है। बेसिकली अगर आपको कैंसर को डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले तो आप पेशेंट की बायोप्सी कराते हो। अब जो बायोप्सी है वो क्या होती है बेसिकली, कि जो भी आपकी गांठ है, जो भी मांस का लोथड़ा आपका, आपने एग्जैजुरेटेड ग्रोथ देखी, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ देखी, तो आप उसको, उसका टुकड़ा वो निकालते हैं, आपका बहुत दर्द होता है उसमें, उसका टुकड़ा निकालते हैं और उसको फिर हिस्टोलॉजिकल तरीके से चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे कि क्या इन्होंने अपनी शेप चेंज कर दी है, क्या ये किस वजह से हो सकते हैं, इनमें कभी वायरल ऑन्कोजन तो प्रेजेंट नहीं है। सो अगर वो पॉजिटिव आती है तो दैट मीन्स यस, आपकी बॉडी में वायरस तो है, लेकिन कहाँ पे ग्रो कर रहा है वो भी फिर पता करो। फिर आपके और टेस्ट वगैरह होते हैं, MRI होते हैं, कि आपकी पूरा बॉडी का स्कैन होता है कि कहाँ पे ये ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। जरूरी नहीं होता कि जहां से आपकी प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रोथ स्टार्ट होती है आपको वहीं दर्द होगा। आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके कुछ ब्लॉकेज हो गई तो सबसे पहले यहाँ दर्द हो गया आपको, ठीक है, वो वहां पे यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुई है, लेकिन दर्द आपको सबसे पहले यहाँ हो गई क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया। तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा दांत में दर्द है, यहाँ पे बक्कल एरिया में दर्द है, डॉक्टर थोड़ी कहेगा कैंसर है या आपका कैंसर यहाँ पे है, उसको क्या पता। तो फिर आपने, उसने कहा नहीं आप सर ऐसा करो, आपको उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो आपने एक उसमें आपके गांठ निकलाई। अब उस गांठ निकलाई तो उस गांठ में आपने कहा, उस डॉक्टर ने कहा कि आप इसका एक बायोप्सी करा लो। बायोप्सी का मतलब होता है यही कि आपका एक टिश्यू का पीस लेंगे और उस टिश्यू के पीस को फिर
उनके सेल्स को अच्छी तरह हिस्टोपैथोलॉजिकल वे में माइक्रोस्कोप के अंदर उनकी स्टडी करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं ये कैंसर है, ठीक है, ये कैंसर की गांठ है। अब फिर वो आपको एमआरआई कराने के लिए बोलेगा। एमआरआई कराने का मतलब है आपका पूरा बॉडी का इमेजिनिंग होगा कि ये ग्रोथ स्टार्ट कहां से हुई, कहां कहां पे आपके बॉडी में और ये गांठ प्रेजेंट है, जिनका सिम्टम, जिनका दर्द वगैरह आपको अभी तक हुआ नहीं है, या कितना हद तक। फिर आपको पता चलता है कि आप कौन से स्टेज के कैंसर पे हो। Are you getting my point? So there are many तरीका जिससे आप ये सारी चीजें पता कर सकते हो। अगर अब मैं बात करूं, ये हो गया। अब मैं अगर बात करूं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मोस्टली आपके कीमोथेरेपी सेशन स्टार्ट होते हैं। अब कीमोथेरेपी सेशंस क्या होते हैं, आपके रेज छोड़ी जाती हैं। जिन रेज में कीमोथेरेपी में rays are rays of light containing alpha interferons, ठीक है, रेज ऑफ लाइट कंटेनिंग अल्फा इंटरफेरॉन्स, जो कि उस स्पेसिफिक एरिया पे बम्बार्ड की जाती है, बम्बार्डेड, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ग्रोथ है, यहाँ पे ए रेज आके इसको बम्बार्ड करके इन सेल्स को वीक बनाएगी, डिस्ट्रॉय करेगी। हर 15वें दिन में, 10वें दिन में, 5वें दिन में, अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द कैंसर ये किया जाता है, ताकि उस एरिया को, उस फाइब्रॉइड को पिघला के डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उसके ऊपर फिर मेडिसिन भी खानी होती है, उनका एक अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो दिस इज कार्सिनोजेनिक कंडीशन ना बढ़ाए आपके अल्फा। मोस्ट ऑफ द कीमोथेरेपीज आपके यूवी रेज से कनेक्टेड होते हैं, समझ में आ रही है। सो दैट्स हाउ द कैंसरस ग्रोथ कैन बी कर्ब्ड और accumulated, और in a manner it cannot be progressed in such manners। अब मैं बात करना वाली हूं ड्रग्स एंड एल्कोहल्स की। अभी तक हम लोगों ने सारे डिजीज का बखान कर लिया है, वी हैव स्टडीड एवरीथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रग्स, एल्कोहल्स एंड अब्यूज। बेटे अगर एक ड्रग, कभी भी आपने मेडिसिन खाई हैं बहुत सारी, आप पैरासिटामोल, ओवर द काउंटर ड्रग खाते हैं, ड्रग्स में आपने पैरासिटामोल ले लिया, आपने लीवोसिट्राजिन ले लिया, आपको जरा सा भी एलर्जिक लगा तो, स्ट्रेस बहुत है, नींद नहीं आ रही, फटाफट एक नींद की गोली ले ली, ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन अगर इन ड्रग्स का अब्यूज किया जाए तो आप इनके पीछे देखेंगे ड्रग्स नॉट टू बी सोल्ड। हमेशा एक पैकेट के पीछे लिखते हैं ना, ड्रग्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। सबके पीछे लिखा आता है ये नहीं है मैं पैरासिटामोल नहीं बोल रही है, सबके पीछे लिखा आता है। आप कभी भी ध्यान से पढ़ना, और आप पैरासिटामोल खा रहे हो तो उसके पीछे भी यही लिखा आएगा डिस्क्रिप्शन में, ड्रग्स टू बी स्टोल्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा क्यों बोलते हैं वो? बिकॉज दे आर ड्रग्ड, एंड इफ दे आर कंज्यूम्ड इन एक्सेस तो इट कैन कॉज द नेगेटिव रिएक्शंस टू द बॉडी। ठीक है, एक ड्रग रिएक्शन जितना बॉडी में क्रिएट कर सकती है। अब जो अल्कोहल है, क्या हम लोग उसको मेडिकेशनल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, हम करते हैं। इवन क्या जो आपका ये बेटाडाइन सोल्यूशन होता है, ये सैवलॉन सोल्यूशन होता है, क्या इसमें अल्कोहलिक इथेनॉलिक मिक्सचर्स नहीं होते? होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप पढ़ भी रहे होंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, जो आपके फिनाइल कॉम्पोजिशन 0.1 है तो आपके ये डेटॉल हैं, अगर उससे 1% है तो वो आपके डिसइंफेक्टेंट में काम आते हैं। तो क्या है ये सारी चीजें? ये आपको ये बता रहे हैं कि दीज ऑल आर हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट अप टू द 1 लेवल। और अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किए जाएं या एक ज्यादा लेवल पे कंज्यूम किए जाएं, सो व्हाट दे कॉल, ये क्या कर सकते हैं? दे विल create a negative and a bad action to your body. They will create a negative reaction to your body in such senses. Are you getting my point? My point is कि for example अब मॉर्फिन है, मॉर्फिन इज एन ओपियम। आप उसको चरस, गांजा वगैरह, हीरोइन के उसमें भी हम लोग उसको यूज करते हैं, लेते हैं।
और जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उनको भी मॉर्फिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस. इन दैट केस मॉर्फिन इज यूज्ड टू कर्ब द हाई सर्जिकल पेन्स. हार्ट ट्रांसप्लांट हुई, ब्रेन सर्जरीज हुई, स्कैल्प सर्जरीज हुई, आपने मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया, पेन किलर के तौर पे काम करेगा. लेकिन चरस, गांजा, हेरोइन ये जो हम लोग यूज करते हैं ये थोड़ी मेडिकेशनल पर्पस के लिए काम करेंगे. दे विल अब्यूज योर बॉडी, दे विल मेक योर बॉडी एडिक्टेड टूवर्ड्स देम. ठीक है. सो ड्रग अब्यूज में हम लोग इस यूनिट में इसमें हम लोग यही बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन आया तो ओपियोइड्स पे क्वेश्चन आता है. अगर मैं बात करूं ओपियोइड्स, तो ओपियोइड्स क्या होते हैं बच्चे? ओपियोइड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कुछ सब्जी रोटी खाई तो मम्मी ने कुछ सब्जी रोटी बनाई और फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने आलू बनाया. तो कच्चा आलू तो नहीं बना सकती ना, उसको अच्छी तरह कुक करेंगे, देन विल हैव दैट आलू इन द डिनर, राइट. सो आलू कहाँ उगता है? कहीं सोर्स ऑफ आलू इज आलू पेड़, आलू बेल, आलू नीचे उगते हैं, आलू कहीं पे भी. ठीक है. सो इन दैट केस ये जो ओपियोइड्स हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ओपियोइड्स? सो द सोर्सेज ऑफ ओपियोइड्स इज अ स्पेशल ओपियम, स्पेशली अ प्लांट्स. ठीक है. सो ओपियोइड्स आर द ड्रग्स which binds to specific opioid receptor present in our CNS. CNS क्या होता है बच्चा? Central Nervous System. ठीक है. एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ठीक है. सो इसको हम लोग कह सकते हैं ओपियम. हीरोइन हो गया, एसिटाइलेशन ऑफ, ठीक है. हीरोइन तो हो गया. व्हाइट क्रिस्टल्स, चीनी जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड. सॉलिड चैप्टर में आपने क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है. क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय acetylation of morphine. Morphine is a compound, crystalline compound. Extracted. What is the source of morphine? From latex of very important poppy plant. कहाँ से मिलता है morphine? Name of the plant is poppy plant. एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन करते हैं, जब एसिटिलीन ग्रुप ऐड करते हैं जब मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में, तब जाके आपका हीरोइन बनता है. हीरोइन इज अ व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड. क्रिस्टलाइन कंपाउंड है सर्टेन प्रॉपर्टीज इन अ वे. सो जब उनका कंपाउंड बनता है तब उनको एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन कहते हैं. ठीक है. इस प्लांट को आप एक और नाम भी बोल सकते हो, पिपर somniferum. This is the Latin and a Greek name in which this is a scientific name जिसे हम प्यार से poppy plant बोलते हैं for morphine and heroin purposes. ठीक है. अब अगर मैं बोलूं cannabinoids, 2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं. cannabinoids एक हो गया ओपियोइड्स. ठीक है. ओपियोइड्स हम लोगों ने पढ़ा कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं. जब आप ये स्पेसिफिक ड्रग यूज करते हो तो वो रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और एक स्पेसिफिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं. अच्छा लग रहा है, पेन रिलीफ हो गया है, टेंशन खत्म हो गई है, स्ट्रेस रिलीज हो गया है.
सो ये वो रिएक्शन क्रिएट करते हैं। अगर कैनाबॉइड्स की बात करूंगी, सो कैनाबॉइड्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स which interact with cannabinoid receptor present in brain only। कोई ब्रेन में कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है इनका, उसी में करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, होल बॉडी में इनका कोई असर नहीं होता है एज सच, ठीक है। नेचुरल कैनाबॉइड हम लोगों को अटेन होता है कैनबिस सटावा प्लांट है, उससे अटेन होता है, ठीक है। जैसे आपको इससे आप लोग इनकी लीव्स से, इनके फ्लावर से आप क्या क्या बना सकते हैं, मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा सोर्सेस, ठीक है। सो इट इज अ कैनाबॉइड। ये बेटे कैनाबॉइड और ओपियोइड में क्या फर्क है कि ओपियोइड का एक्शन आपकी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। आपके हाथ में दर्द है, आपने ओपियोइड खाया, आपका हाथ का दर्द ठीक हो गया, ठीक है, ये आपको लगी है। एक तरह से मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगते हैं ना, वो अगर उनको ज्यादा यूज करोगे तो आप झूमने लग जाओगे, ठीक है। अगर आप उसको कम यूज करोगे या आप उनको एक स्पेसिफिक मेडिकेशनल के लिए यूज करोगे तो आपके सर्जिकल पेन्स में काम आएगा। अगर अब मैं बात करती हूँ कैनाबॉइड की, तो बेटे स्पेसिफिकली आपको ब्रेन में रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में दर्द है, अगर आप गांजा चरस वगैरह पी रहे हो तो हाथ का दर्द, तो उस जगह के चोट का दर्द तो ठीक नहीं होगा, मगर ब्रेन को एक ऐसी फीलिंग आएगी कि वो बहुत खुश है। एक हाइपोथेटिकल चीज आपके बॉडी को प्रोवाइड करेगा, एक इमेजिनरी, एक हेलुसिनेटिंग व्यू। फॉर एग्जाम्पल सामने शेर है, बॉडी को क्या करना चाहिए, हमारा ब्रेन उस सिचुएशन में क्या करेगा, डरेगा, भागेगा, कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेगा कि भाई कैसे बचा जाए। आपने सामने शेर है और आप मारिजुआना खा के बैठे हो, आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, सामने तो कोई शेर डांस कर रहा है। इट इज लाइक इट्स अ हेलुसिनेटिंग थिंग विच इज ओनली हैव अफेक्ट ऑन योर ब्रेन। ओके, सो कैनाबॉइड और ओपियोइड में यही फर्क है कि ओपियोइड एज सच लेवल का कोई हेलुसिनेशन नहीं प्रोड्यूस करता, एक टेम्पररी रिलीफ देता है आपको पेन से, एक टेम्पररी स्टेट ऑफ ईज देता है आपको सिचुएशन के लिए। कोई हेलुसिनेशन चीज नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन उसको कुछ वाउंड को ट्रीट नहीं करता तो ओपियोइड भी नहीं है, बट एक स्पेसिफिकली रीजन में जाके वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है। मगर अगर मैं कैनाबॉइड की बात करूं तो वो आपकी बॉडी में कहीं नहीं, सिर्फ आपको ब्रेन को हेलुसिनेट कराएगा, ठीक है। ऐसी कोका, जिसको एल्कोनॉइड्स भी कहते हैं, जिसको बोल दिया मैंने कोकेन, ठीक है। ये आपको प्लांट से मिलते हैं, इनके प्लांट्स एनसीईआरटी में बने भी हुए हैं डायग्राम सहित, स्ट्रक्चर्स इनके नहीं आएंगे नीट के सिलेबस के अलावा, मगर एरिथ्रोक्साइलम कोका कहां पे ज्यादा ग्रो करता है, नेटिव साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा ग्रो करा जाता है, उगाया जाता है। कई कई देशों में इट इज लीगल, लाइक इन रशिया। कोक और क्रैक के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसमें है। स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है इसका ऑन सीएनएस, प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया। बेटे बात का मतलब समझो, सभी एक तरह से झूमने में मदद करते हैं, आपके तरीके अलग हैं बस। अब अगर मैं कोके की बात करूं या कोक की बात करूं तो ये क्या कर रहा है, आपके हार्मोन्स को स्टिमुलेट करके एक यूफोरिया, बहुत खुश हैं आप, बहुत ज्यादा, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी इफ यू आर इन अ सॉरो मूड, तो आप अचानक से बहुत खुश हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट में भी इनका एक मेडिकेशनल यूज है, जो डिप्रेशन में पेशेंट होते हैं, जो सीजोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मूड स्विंग्स हैं उसको कर्ब करने में बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, सो दे कैन कर्ब दैट,
बट इन अगर मेडिकेशनल यूज में लिया जाए बहुत अच्छा लग रहा है। कैनाबॉइड्स एक हेल्यूसिनेटिंग कर रहे हो, अगर जो आपको चीजें अच्छी लगेंगी देखने में वो आपके आंखों के सामने, सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके आंखों के सामने वो प्रोड्यूस होती नहीं है, बट आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज हो रही है। यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप एक्चुअल में होना चाहते हो। हेल्यूसिनेटिंग एक्शन। ओपियोइड ऐसा कुछ नहीं करेगा, ओपियोइड आपके पूरी बॉडी के सेंटर्स को कर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल पूरी बॉडी के सेंटर्स को कर्ब करके करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बट इट इज एन एडिक्शन जो आपकी बॉडी को देगा। फीलिंग ऑफ सेंस रिलीफ, स्ट्रेस रिलीफ, आप भूल जाओगे चीजों को, नींद आ जाएंगी आपको बहुत स्ट्रांग एक्शन होगा उसकी बॉडी पे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि मेडिकेशनल यूज हैं, जिनको इनको मेडिकेशनल यूज में यूज कर सकते हैं। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड ईयर एमबीबीएस में भी करेंगे आप इनके बारे में डिटेल में। बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामाइन्स, बेंजोडाइजिन्स, बेंजोडाइज़ापाइन्स या डाइजीन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिसर्जिक, डाइथाइल अमाइड, जिसे आप LSD भी कह सकते हैं, ठीक है। सो पेन किलर्स वगैरह वगैरह, सो दीज आर द सम ऑफ द यूज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एडिक्शन एंड डिपेंडेंस की, अब इनका एडिक्शन और जो डिपेंडेंस है, व्हाट डज दैट मीन कि आप एडिक्ट हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक चीज ओवर यूज में लेके आएंगे तो ऑब्वियसली उसकी इंटरडिपेंडेंसी तो बढ़ेगी। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या है? यू आर एडिक्टेड, आपको वो चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप बहुत खुश, आप बहुत दुखी हैं, आपने एक चीज ऐसी कंज्यूम करी है जो आपको बहुत रिलीफ दे रही है, आपको खुश दे रही है, आप एक ऐसी चीजें जज कर पा रहे हो जो कि आपने कभी सोची भी नहीं थी। सो आप ऑब्वियसली उसको अगेन यूज करोगे। उससे क्या होगा? आपकी बॉडी उसी लेवल पे एडजस्ट होके उसी स्टेट में रहना चाहेगी, which is not good, which is not beneficial for you in any of your cases, right? बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा ये। इट विल बी मोर हार्मफुल फॉर योर बॉडी टू कर्ब इन दैट सिचुएशन। उसके जो विड्रॉल सिम्टम होंगे, अगर वो आपको नहीं मिले तो आपके सारे सेल्स गिव अप कर देंगे। जैसे शरीर में खून बन के दौड़ेगा वो अब आपके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे टेंड्स टू डिपेंड, आप उन पर डिपेंड हो जाओ, आप उनका टेक करो। आपकी बॉडी उस पर इतना डिपेंड हो जाएगी कि अगर आप उसकी डोजेज नहीं लोगे तो आप पागल हो जाओगे। यही होता है फॉर द ड्रग अब्यूज केसेस में। जो लोग शराब के, स्मोक के, टैबेको भी एक तरह का ड्रग है जो कि डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। अगर आप सुट्टा ना लगाओ, स्मोक ना करो तो आप उन पे डिपेंड हो गए हो। ड्रग, शराब ना पियो तो वो इतनी मुश्किल से छोड़ ही नहीं सकते हैं। Are you getting my points? जो लोग शराब पीते हैं वो इतनी आफ्टर 12 years they are having, तो एक रात में अगर आप उनसे कहो आप उनको you don't drink, they can never leave the drinking, right or wrong? So in that case they will create a dependency effect and which have further, अगर आप उस चीज को छोड़ना चाहते हो so the withdrawal, ऐसा नहीं है कि withdraw नहीं कर सकते हो, but very फिर तो आप ऐसा हो जाओगे कि that means that will be very you can say difficult and that will be very unpleasant for your body to leave the conditions of the dependency cases. Now अगर मैं बोलूं effects of the drugs, ठीक है, and how you'll prevention, अब किन किन केसेस में मोस्टली ये जो ड्रग्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं, किन किन केसेस में ये जो ड्रग्स हैं आप इनको रोक सकते हो, आप इनको प्रिवेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस के कंडीशंस में आपके एनसीईआरटी में देयर आर 5 पोस्टुलेट्स। एक्सटर्नल प्रेशर को कंट्रोल करें। एक्सटर्नल प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें? अवॉइड पीयर प्रेशर। एग्जाम्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ट्राई टू डू योगा, ट्राई टू काम योर बॉडी, इट इज एवरीथिंग विल बी गोइंग टू फाइन। Next is your educational and counseling. The parents are giving over pressure to the
चिल्ड्रन की ये करना है, दैट एंड दैट, सो दैट काउंसलिंग विल बी हेल्प. Not these certain things will be a great help to you. It is only for the temporary relief. Rest, it will not provide any permanent relief and a permanent solution to you. Next is seeking help from parents and parents. Obviously, if you are in a deep चोरी की है, डर लग रहा है एक्सप्रेस करने से, just try to talk to your ones whom you are comfortable with. Just don't try to be in those who seems to be negative for you in any case in future. So there are certain points lacking of the danger signs. अगर आपकी बॉडी कोई आपको डिफरेंट रिएक्शंस दे रही है स्ट्रेस के, that doesn't mean there is harm in your body. एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प ले सकते हैं. स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है किसी वजह से, सो द काउंसलिंग विल ओनली बी हेल्प एंड द एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स इज वेरी मैंडेटरी, विच इज all in the curve will propagates your medical and the mental health only. Okay, so this is how we're going to complete the chapter, and we have covered everything in details. The last part of the chapter is useful according to the value based question जो 3 नंबर में आजकल पूछ लेते हैं. तो इस चैप्टर में डिजीजेस का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है. कैंसर एंड एड्स का पक्का क्वेश्चन बनता है, सो उसको करके जाइएगा. एंड मलेरिया का जो हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड क्लास में किया था उसको भी करके जाएगा, उसको ध्यान से देख के जाएगा. इट विल बी गुड, क्योंकि वो डायग्राम समेत 5 नंबर में आ जाता है. सो जस्ट कीप रिवाइजिंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.